हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, मैं हूं आपका साथी संजीव कुमार कोहली। क्या आप भी रंजन कला यानी पेंटिंग की थ्योरी को लेकर परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ चित्र बनाने से काम चल जाएगा? तो रुकिए, बोर्ड परीक्षा में 30 नंबर की थ्योरी आपकी मार्कशीट बदल सकती है। आज की यह महामैराथन क्लास आपकी साल भर की पढ़ाई का निचोड़ है। आज हम पिछले पेपर्स का अध्ययन करते हुए आपके पूरे सिलेबस को एक ही क्लास में इसी वीडियो में खत्म करेंगे। आज की क्लास के बाद परीक्षा में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज हम रचने जा रहे हैं सफलता का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के अंतर्गत। कल रंजन कला पेंटिंग का पेपर है और मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा क्वेश्चन बैंक कि अगर आपने पूरे साल पेंटिंग में कुछ नहीं पढ़ा, तब भी इस वीडियो को 2 बार देख लीजिए बस, और आपका कोर्स कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो यदि इन बहुविकल्पीय में से भी नहीं आया कोई प्रश्न, कोई भी प्रश्न आए आप कर पाएंगे। तो आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। भाग 1 बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मास्किंग टेप का तकनीकी नाम क्या है? 4 उत्तर आपको दिए रहेंगे। आर्टिस्ट टेप, पेंटर का टेप, सेलो टेप, पेपर टेप। आपको 4 में से एक उत्तर छांटना होगा। मैं उत्तर पे बताऊंगा सीधा, पेंटर का टेप, यानी कि ख वाला इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज की मोटाई नापने वाली इकाई जीएसएम का पूर्ण नाम है ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक ब्रश बाल किसके बने होते हैं? नायलॉन के बने होते हैं, नायलॉन, ये वाला सही होगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। एच ग्रेड की पेंसिल की विशेषता क्या है? विशेषता है इसकी कठोरता, एच ग्रेड कठोरता। कैलाशनाथ मंदिर किस गुफा में है? 16 नंबर की गुफा में। प्राथमिक रंगों का समूह, इसमें से बताइए कौन सा समूह है? तो समूह है लाल, नीला, पीला। अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। वारली पेंटिंग में त्रिकोण किसका प्रतीक है? पर्वत और पेड़ का प्रतीक है। मधुबनी चित्रकला मुख्य रूप से किस उत्सव पर बनाई जाती थी? तो ये विवाह और धार्मिक उत्सव पर मनाई जाती थी, ये इसका उत्तर होगा। ग्रेफाइट का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? पेंसिल में किया जाता है, पेंसिल में। रंग दे रखे हैं लाल, पीला, नीला, नारंगी। इसमें से कूल, शीतल रंग कौन सा है? कूल कलर, तो नीला हो जाए। द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर कौन से होता है? सेकेंडरी कलर हरा। अशोक स्तंभ चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। वाटर कलर पेंटिंग में सफेद के लिए क्या कहते हैं? तो सफेद के लिए क्या करते हैं, मतलब कागज की सफेदी छोड़ते हैं। तो ये हो जाए कागज की सफेदी छोड़ते हैं। पोस्टर कलर की प्रकृति होती है अपारदर्शी। आइवरी सीट कैसी होती है? बहुत चिकनी और मजबूत होती है। ब्रश के बालों को क्या कहते हैं? ब्रिसल्स कहते हैं, याद रखिएगा, ब्रिसल्स। अजंता के चित्र पर मुख्य विषय है बुद्ध और जातक कथाएं। शेडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पेंसिल होती है इनमें से, वो होगी 6B। तटस्थ नेचुरल कलर रंग है कौन सा है? न्यूट्रल कलर कौन सा है? तटस्थ, न्यूट्रल। न्यूट्रल जानते होंगे ना आप। तो काला और सफेद, ये तटस्थ रंग है। ब्रश के बालों को पकड़ने वाले धातु के हिस्से को कहते हैं फेरूल। मास्किंग फ्लूइड का उपयोग किस माध्यम में होता है? जल रंगों में प्रयोग होता है, जल रंग। अशोक स्तंभ के आधार पर कौन सा पशु नहीं है? गाय, सांड, घोड़ा, सिंह। तो गाय उसमें नहीं है, गाय नहीं है। दृश्य कला के कितने मूल तत्व हैं? 6 मूल तत्व हैं। पोत, टेक्सचर का संबंध किससे है? स्पर्श, त्वचा से। लाल रंग का पूरक रंग है हरा रंग।
चित्र के आकर्षक मुख्य मुख्य आकर्षक केंद्र को क्या कहते हैं? बल, प्रमुखता कहते हैं, बल कहते हैं, बल। गौश रंग कैसे होते हैं? गौश रंग होते हैं अपारदर्शी जल रंग। पेंटिंग का आधार बेस हो सकता है, कागज का भी हो सकता है, दीवार का भी हो सकता है, कपड़े का भी हो सकता है, मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। हॉट प्रेस्ड कागज कैसा होता है? बहुत चिकना होता है। होग हेयर ब्रश का उपयोग होता है, किसमें होता है? ऑयल पेंटिंग में, ऑयल की पेंटिंग में। द्वितीयक रंग जो सेकेंडरी कलर होता है नारंगी, किन दो रंगों से मिलकर बनता है? वो लाल और पीला से मिलकर बनता है। कला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी 3D प्रभाव के लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है तान, एक जिसमें प्रकाश और छाया का मिश्रण है। तो अभी में हमने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखे, अब देखते हैं हम निश्चित उत्तरीय यानी कि वन लाइनर आंसर, मतलब एक लाइन में या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। छोटे छोटे प्रश्न देखिए, कला के दो प्रमुख सिद्धांत के नाम, तो संतुलन और लय। संतुलन को बैलेंस बोलते हैं, लय को रिदम बोलते हैं। अगला है, गहरे नीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? नारंगी रंग होता है। अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1819 में हुई थी। अशोक स्तंभ कहां से प्राप्त किया गया है? सारनाथ से लिया गया है। मधुबनी पेंटिंग में चावल के आटे का क्या उपयोग होता है? सफेद सफेद रंग को भरने के लिए चावल के आटे का प्रयोग करते हैं। फिर आता है 4B पेंसिल का उपयोग कहां होता है? शेडिंग और डार्क टोन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि तेल चित्रण में कौन सा तेल माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अलसी का तेल या तारपीन का तेल। चित्रकला के 6 अंग क्या कहते हैं? 6 अंगों को क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं षडांग। फिर आता है मोनोक्रोम पेंटिंग क्या है? एक ही रंग के अलग अलग शेड्स की पेंटिंग को कहते हैं मोनोक्रोम पेंटिंग। नोट दिस पॉइंट। हैंड में जो पेपर होता है, हैंडमेड पेपर, वो किस माध्यम के लिए अच्छा होता है? तो ये जल रंग, वाटर कलर पेंटिंग के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है कि वारली पेंटिंग मुख्य रूप से कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अजंता की चित्रकारी की मुख्य तकनीक क्या है? फ्रेस्को और टेम्परा टेक्निक। फिर आता है अशोक स्तंभ के अबाकस पर बने चक्र क्या दर्शाते हैं? ये चक्र होते हैं धर्म चक्र या गतिशीलता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रश के हैंडल आमतौर पर किस सामग्री के होते हैं? तो लकड़ी के या प्लास्टिक के होते हैं। फिर आता है जीएसएम का मतलब कागज की किस विशेषता से है? तो कागज का वजन और मोटाई से मतलब है जीएसएम, यानी कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर। कोल्ड प्रेस्ड पेपर किस काम आता है? वाटर कलर पेंटिंग में काम आता है। मास्किंग टेप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेंटर का टेप। ये मास्किंग टेप को ही पेंटर का टेप नाम दिया गया है। प्राथमिक रंगों को मिलाकर कौन से रंग बनते हैं? द्वितीयक सेकेंडरी कलर बनते हैं। सृजित पोत क्या है? कलाकार द्वारा रंगों से पैदा किया गया कृत्रिम टेक्सचर कहलाता है सृजित पोत। अंतराल स्पेस का क्या अर्थ है? तो चित्र में वस्तुओं के बीच का खाली स्थान या चित्र का वह क्षेत्र जहां कार्य किया जाता है अंतराल या स्पेस कहलाता है। अगला पॉइंट है, मधुबनी कला किस क्षेत्र की है? मिथिला बिहार की कला है। मिथिला बिहार की कला। मिथिला में रहते थे राजा जनक की बेटी थी सीता जी। तो एलोरा की गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। तान टोन के 3 मुख्य भाग क्या हैं? तो इसमें होता है लाइट, मिडिल या डार्क, या आप कह सकते हैं प्रकाश, मध्यम प्रकाश और छाया। स्केचिंग के लिए सबसे सामान्य पेंसिल ग्रेड क्या है? HB पेंसिल, सुना होगा आपने इसका नाम। फिर है 10B पेंसिल। 2H में से कौन सी पेंसिल अधिक काली होगी? 10B वाली ज्यादा काली होगी। अब मित्रों हम चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर, जो एक शब्द वाले से थोड़ा सा बड़ा इनका उत्तर होगा। सबसे पहले आपको पोस्टर कलर और
वाटर कलर जो है उन दोनों में अंतर बताना है। पानी वाले कलर और पोस्टर वाले कलर कौन कौन से? पोस्टर कलर को पहले समझ लीजिए। यह अपारदर्शी रंग होता है। कागज की सफेदी दिखाई नहीं देती पोस्टर कलर में, ठीक है ना। अधिक गाढ़ा और ठोस होता है, गलती को आसानी से इसमें ढका जा सकता है। लेकिन जो वाटर कलर होता है उसमें क्या है, ये वो अपारदर्शी होता है, तो लेकिन ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट रंग का होता है और कागज की सफेदी दिखाई देती है। पानी के साथ पतला किया जाता है और गलती सुधारना कठिन होता है इसमें। अब क्वेश्चन आता है हैचिंग और स्टपलिंग शेडिंग तकनीक क्या है? तो ये क्या है, हैचिंग जो है इसमें समानांतर रेखाओं के माध्यम से छाया और गहराई दिखाई जाती है और स्टपलिंग में इसमें छोटे छोटे बिंदुओं डॉट्स की सहायता से छाया और टोन को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला के तत्व पोत जिसे बोलते हैं टेक्सचर का चित्र में क्या महत्व होता है? तो पोत से मतलब टेक्सचर से चित्र की सतह का अनुभव या बनावट व्यक्त होती है। इससे चित्र अधिक वास्तविक, आकर्षक और जीवंत दिखाई देता है तथा दर्शक को वस्तु की सतह का आभास होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है कि गर्म जो वार्म और ठंडे कूल रंगों के दो दो उदाहरण आपको बताने हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो गर्म रंग आपके होते हैं लाल, नारंगी, पीला, ये गर्म ऊर्जा का संकेत है। और ठंडे रंग नीला, हरा, ये ठंडे शांति का प्रतीक होते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ है उसमें उल्टा कमल किसका प्रतीक है? तो अशोक स्तंभ में बना उल्टा कमल पवित्रता, सृजन, बुद्ध के ज्ञान और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैलाशनाथ मंदिर को एकाश्म क्यों कहा जाता है भाई? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैलाशनाथ मंदिर एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है, इसलिए इसे एकाश्म, एक ही पत्थर से निर्मित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेंसिल की ग्रेड्स एच और बी का मतलब क्या है? तो एच का मतलब होता है हार्ड, मतलब कठोर पेंसिल होती है और हल्की रेखाएं बनाती है, और बी का मतलब होता है ब्लैक, मतलब मुलायम पेंसिल होती है और गहरी काली रेखाएं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रश की सफाई और देखभाल के दो नियम बता दो। तो प्रयोग के बाद ब्रश को साफ पानी से अच्छी तरह के धो के रखना चाहिए और ब्रश को सीधा रखकर या लटकाकर सुखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तान जो टोन जो होती है के माध्यम से चित्र में गहराई कैसे दिखाई जाती है? तो चित्र में हल्के और गहरे रंगों को लाइट और डार्क टोन का उपयोग करके प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाया जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे चित्र में गहराई और त्रिआयामी 3D प्रभाव उत्पन्न होता है। गहरे रंगों से छाया और हल्के रंगों से उभार दिखाकर गहराई पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मधुबनी पेंटिंग की दो विशेषताएं लिखी। ये बड़े में भी आ सकता है, बड़े में मैं आगे बात करूंगा। तो इसमें मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें खाली जगह नहीं छोड़ी जाती और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रों में धार्मिक विषय और ज्यामितीय आकृतियां अधिक होती हैं। अब वारली पेंटिंग, वारली कला में प्रकृति का चित्रण का क्या स्थान है? तो वारली कला में प्रकृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भेड़, पशु, पक्षी, पर्वत, मानव जीवन को सरल ज्यामितीय आकृतियों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा, पेड़, पालतू पशुओं को प्रमुखता दी जाती है। अब आता है कि रंग चक्र, कलर व्हील का क्या महत्व है? इसका पिक्चर चित्र भी हो सकता है, पेपर में बना हुआ फोटो भी आ सकता है कोई चित्र, तो उसको देख के भी कुछ लिखना होता है। तो रंग चक्र क्या होता है? रंग चक्र रंगों के संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंगों की पहचान होती है तथा कलाकार को सही रंग संयोजन करने में सहायता मिलती है। यह रंगों के आपसी संबंध और पूरक रंगों को समझने में मदद करता है। अब आता है रूप, फॉर्म और आकार, शेप के बीच का अंतर बताना है कला में। तो आकार, शेप जो है द्विआयामी 3D होता है। इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उदाहरण जैसे आपका वृत्त, वर्ग, त्रिभुज। अब बात करते हैं रूप यानी कि फॉर्म, त्रिआयामी मतलब 3D होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। इसमें गोला, घन, बेलन वगैरह आ गए। अब क्वेश्चन आता है कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पेंटिंग टेक्निक क्या है? मतलब तो जिस पेंटिंग
तकनीक में हल्के रंग और पारदर्शी रूप में लगाए जाते हैं ताकि नीचे की सतह या कागज की सफेदी दिखाई दे। उसे पारदर्शी पेंटिंग टेक्निक कहते हैं। यह तकनीक मुख्यतः वाटर कलर में उपयोग होती है और जल रंग की वाश टेक्निक इसको कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ड्राइंग बोर्ड का उपयोग कागज को समतल और स्थिर रखने के लिए किया जाता है ताकि चित्र बनाते समय कागज मुड़े हिले नहीं और चित्र साफ और सही बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनुपात किसी चित्र को वास्तविक कैसे बनाता है? अनुपात तो अनुपात जो है चित्र के विभिन्न भागों के सही माप और संबंध को दर्शाता है। जब चित्र में सभी भाग सही अनुपात में बनाए जाते हैं तो चित्र अधिक संतुलित, स्वाभाविक और वास्तविक दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मास्किंग फ्लूइड और मास्किंग टेप, इन दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों आए हैं अभी बीच में। तो मास्किंग फ्लूइड जो है यह एक तरल पदार्थ होता है, ब्रश से लगाया जाता है, छोटे भागों को सुरक्षित रखने के लिए काम आता है। और मास्किंग टेप यह चिपकने वाला टेप होता है, हाथ से लगा चिपकाया जाता है और कागज के किनारों को ढकने के लिए इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता के चित्रों में रेखा का क्या महत्व है? तो अजंता के चित्रों में रेखा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रेखाओं के माध्यम से आकृतियों की भावभंगिमा, सौंदर्य और गति को अत्यंत सुंदर और सजीव रूप में दर्शाया गया है। और रेखाएं बहुत कोमल और प्रवाहमय हैं जो भावनाओं को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिदम, लय चित्र में संगीत जैसा प्रभाव कैसे डालती हैं? तो चित्र में रेखाओं, आकृतियों या रंगों की बार बार पुनरावृत्ति, रिपीटिशन से लय उत्पन्न होती है और इससे चित्र में संगीत जैसी गति और प्रवाह का अनुभव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेकेंडरी कलर है ना वो तैयार कैसे किए जाते हैं? तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से सेकेंडरी रंग यानी कि द्वितीयक रंग बनते हैं। जैसे लाल और पीला को मिलाया, प्लस करा, इनको दोनों को मिलाया तो क्या होगा? नारंगी बन जाएगा। पीला और नीला को मिलाया हरा बन जाएगा। नीला लाल को मिलाया तो बैंगनी बन जाएगा। तो ये वाले जो हैं ये बन के जो तैयार हुए ये सेकेंडरी कलर है। तो ऐसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आइवरी सीट और कार्टिज पेपर की उपयोगिता बताएं। तो आइवरी सीट जो है पोस्टर, कलर और चार्ट बनाने के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी सतह चिकनी और मजबूत होती है। और जो कार्टिज पेपर है ना इसमें आप स्केचिंग या पेंसिल ड्राइंग के लिए उपयोगी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश और छाया का सिद्धांत क्या है? तो चित्र में प्रकाश और अंधकार के संतुलित प्रयोग द्वारा वस्तु की आकृति और गहराई को उभारने की टेक्निक को क्या कहते हैं? क्यारोस्क्यूरो कहते हैं। मतलब प्रकाश और छाया का सिद्धांत कहते हैं वस्तु पर प्रकाश पड़ने से बनने वाले उजाले और अंधेरे का संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कला, फोक आर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो ये जो है यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होती है। दूसरा, इसमें सरल आकृतियों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है। तीसरा, यह लोक जीवन और त्योहारों और धार्मिक विषयों को प्रदर्शित करती है, दर्शाती है। अगला प्रश्न आता है अशोक स्तंभ के 4 शेर किन गुणों के प्रतीक हैं? अशोक स्तंभ में जो 4 शेर हैं बने हैं वो किन गुणों को प्रतीक हैं? तो अशोक स्तंभ की 4 शेर जो है शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। नोट दिस पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कला के सिद्धांत, एकता, यूनिटी का अर्थ क्या है? तो जब चित्र के सभी तत्व, जितने भी चित्र के तत्व हैं, रेखा, रंग, आकृति आदि आपस में मिलकर एक संतुलित सामंजस्यपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करें तो इसे कला का सिद्धांत एकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रश के प्रमुख भाग है। ब्रश होता है ना जो पुताई करने, पेंट करने में काम आता है, या आप चित्र बनाने में जो ब्रश यूज करते हैं उसमें होता है एक हैंडल होता है, एक फेरूल होता है और एक ब्रिसल्स होता है। इनका वर्णन करना है, ये होते क्या हैं? तो इस चीज को आप नोट कर लें कि हैंडल जो होता है ब्रश पकड़ने वाला लंबा भाग, जिसको हम ब्रश को पकड़ते हैं तो वो होता है हैंडल। और फेरूल क्या हुआ? फेरूल वो होता है धातु का वह भाग जो बालों को पकड़ कर रखता है, जिससे बाल, जो ब्रश के जो बाल है ना वो उसमें जकड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं, जिससे वो निकले ना बाहर। और तीसरा ब्रिसल्स क्या हुआ? ब्रिसल्स बाल हुए उसके, ब्रश के बाल, ब्रश के जो बाल होते हैं जिनसे रंग लगाया जाता है उसे ब्रिसल्स बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 300 जीएसएम पेपर वाटर कलर के लिए क्यों जरूरी है? तो 300 जीएसएम पेपर मोटा और मजबूत होता है, इसलिए पानी और रंग लगाने पर कागज मुड़ता या फटता नहीं है, जिससे वाटर कलर पेंटिंग बेहतर बनती है। आपने देखा होगा जब एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो पेंटिंग की कॉपी मिलती है ना, आर्ट पेपर, वो थोड़ा मोटा होता है। तो और जो नॉर्मल आप विज्ञान के प्रैक्टिकल के चित्र बनाने में यूज करते हैं, वो पतला होता है। तो 300 जीएसएम कला के लिए जरूरी है। फिर क्वेश्चन आता है कि सिंथेटिक और नेचुरल हेयर ब्रश में क्या अंतर होता है? तो सिंथेटिक जो ब्रश होता है वो नायलॉन या कृत्रिम रेशों से बने होते हैं और अधिक अधिक टिकाऊ और सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। वाटर कलर में अधिक उपयोग इनको करते हैं, पानी वाले कलर में। लेकिन जो नेचुरल नेचुरल हेयर ब्रश हैं, वो हेयर ब्रश मतलब बालों से बना हुआ है, तो पशुओं के बालों से बने होते हैं, अधिक मुलायम और महंगे होते हैं। ऑयल की पेंटिंग और विशेष पेंटिंग में इनका प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि चित्रकला में ब्रश स्ट्रोक का क्या महत्व है? तो ब्रश स्ट्रोक चित्र में कलाकार की शैली और अभिव्यक्ति को दर्शाते हैं। इनके माध्यम से चित्र में गति, बनावट और भाव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोस्टर कलर के लिए किस तरह के ब्रश और कागज का चुनाव करना चाहिए? तो पोस्टर कलर के लिए सॉफ्ट ब्रश, सिंथेटिक या नेचुरल, और मोटा व चिकना कागज जैसे आइवरी शीट या कार्टिज पेपर उपयुक्त हो सकते हैं इसके लिए। अब मित्रों, आपके पेपर में 4-4 नंबर के 3 प्रश्न भी आने हैं, 12 नंबर के तो यही आने हैं। तो अब ये दीर्घ उत्तरीय बड़े वाले, मतलब इनको भी देख लेते हैं। तो अजंता के बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थोड़े से बड़े वाले होते हैं, लॉन्ग आंसर है ना। तो इसको समझिए कि अजंता की के बारे में बताना है। अजंता की जो बोधिसत्व पद्मपाणि है ना, तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफाओं की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। नोट कर लीजिए इसको। और यह चित्र पूछा जाता है कई बार कि यह चित्र कौन सी गुफा में है? तो यह चित्र गुफा संख्या 1 में है, यह भी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कभी पूछा बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण किसको माना जाता है? बोधिसत्व पद्मपाणि को, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, इस चित्र में बोधिसत्व को अत्यंत शांत और करुणामय सौम्य मुद्रा में दर्शाया गया है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं बोधिसत्व को पद्मपाणि में उनको किस रूप में दर्शाया गया है? अत्यंत शांत, करुणामय और सौम्य मुद्रा में दर्शाया गया है। और उनके हाथ में क्या है? कभी कभी ये पूछा जाता है उनके हाथ में क्या है? तो उनके हाथ में कमल का फूल है। याद रखिए, कमल का फूल है जो पवित्रता, कमल का फूल क्या दर्शाता है? पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। चित्र में उनके चेहरे की भावभंगियां कैसी है? अत्यंत आकर्षक और शांत दिखाई देती है। आगे चित्रकार ने रेखाओं और रंगों का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। आकृति के वस्त्र, आभूषण और मुकुट बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। चित्र में हल्के और गहरे रंगों का संतुलित प्रयोग करके आकृति में गहराई और सौंदर्य उत्पन्न किया गया है। यह चित्र अजंता की चित्रकला की सौंदर्य, भावनात्मक अभिव्यक्ति और उत्कृष्ट तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की वास्तुकला और ऊर्ध्वाधर खुदाई तकनीक को समझाना है यहाँ पर। तो कैलाशनाथ जो मंदिर है, पहली बात तो पता होना चाहिए कहाँ है ये। महाराष्ट्र एलोरा की गुफाओं में स्थित है। कभी को पूछा जाता है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित है। और एक भव्य और अद्भुत मंदिर है। यह भगवान, कौन से भगवान का मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। याद रखिएगा, समर्पित है भगवान शिव को। भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है और इसे राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पूछ लिया जाएगा कौन सा मंदिर है जिसको कि एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया, तो कैलाशनाथ मंदिर है। इसलिए इसे एकाश्व मंदिर भी कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा था इसे एकाश्व मंदिर क्यों कहते हैं कैलाशनाथ मंदिर को? क्योंकि एक ही विशाल पत्थर को काटकर यह बनाया गया, इसलिए एकाश्व मंदिर इसको कहते हैं। तो मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से प्रभावित है पूछा जा सकता है? द्रविड़ शैली से प्रभावित है। इसमें मंडप, स्तंभ, मूर्तियां और विशाल प्रांगण दिखाई देते हैं। और इस मंदिर के निर्माण में ऊर्ध्वाधर खुदाई, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल टेक्निक का उपयोग किया गया था। इसका अर्थ है मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर पत्थर काटकर बनाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि कौन सा मंदिर है जिसको ऊपर से नीचे की ओर पत्थर काटकर बनाया गया? तो कैलाशनाथ मंदिर, याद कर रखिएगा कैलाशनाथ मंदिर। पहले चट्टान के ऊपरी भाग को काटा गया और धीरे धीरे नीचे की ओर पूरा मंदिर आकार
मंदिर को आकार दिया गया और यह टेक्निक अत्यंत कठिन और कुशलता से भरी हुई थी। इस मंदिर की सुंदर मूर्तियां, नक्काशी और विशाल संरचना भारतीय शिल्प कला की महान उपलब्धि को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ की संरचना और उसके प्रतीकों का महत्व लिखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक का स्तंभ भारतीय कला और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह स्तंभ मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और इसका प्रसिद्ध उदाहरण सारनाथ में स्थित है। प्रश्न आ जाता है कई बार कि अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें से भी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन से भी छोटे क्वेश्चन निकल आते हैं। तो इस स्तंभ के सिर्फ शीर्ष पर 4 सिंह हैं, 4 पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। 4 शेर हैं जो पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सिंह चारों दिशाओं की ओर मुख करके खड़े हैं। सिंहों के नीचे एक गोल आधार होता है जिसे अबाकस कहते हैं। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाता, अबाकस किसे कहते हैं, तो तब आपको सिंहों के नीचे एक, कौन से, अशोक के स्तंभ में सिंहों के नीचे एक गोल आधार है जिसे कहते हैं अबाकस। याद रखिएगा अबाकस। तो अबाकस पर 4 पशुओं की आकृतियां बनी हैं। तो कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है अबाकस पे किन पशुओं की आकृतियां बनी हैं, तो सिंह, सांड मतलब बैल, घोड़ा और हाथी। इनके बीच में धर्म चक्र बने, क्या बने, धर्म चक्र बने हैं। इन प्रतीकों का महत्व क्या है, तो इन प्रतीकों का महत्व पूछा जाता है कई बार। तो इन प्रतीकों का महत्व, सिंह का, शेर का शक्ति और साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। धर्म चक्र धर्म और न्याय का प्रतीक है। चारों दिशाओं की ओर मुख धर्म के प्रसार का संकेत है। और आज यही सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको पता होगा। यह मौर्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। एक और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मधुबनी चित्रकला के बारे में पूछा जाता है। मधुबनी चित्रकला इतिहास, रंग और शैली का एक निबंध लिखना है। निबंध मतलब एक बड़ा क्वेश्चन मतलब। तो मधुबनी चित्रकला भारत की प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है। यह कला मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में विकसित हुई। याद रखिएगा, मधुबनी चित्रकला कहां विकसित हुई, बिहार के मिथिला क्षेत्र में विकसित हुई, इसलिए इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मिथिला चित्रकला किसे कहा जाता है, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। और इसमें कचनी रेखाएं और भरनी रंग 2 शैलियां हैं। कभी पूछा जाए शैलियां तो याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इस कला की शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी। परंपरा के अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के अवसर पर महलों की दीवारों को सजाने के लिए कलाकारों को चित्र बनाने का आदेश दिया था। तो ये वाली चित्रकला वहां से प्रारंभ हुई। इस चित्रकला में क्या होता है, मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग फूलों, पत्तियों, हल्दी, कोयले, चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इस चित्रकला की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये चीज आपको नोट करनी है कि चित्रों में देवी देवताओं, प्रकृति और लोक जीवन का चित्रण, ज्यामितिक आकृतियों और सजावटी पैटर्न का प्रयोग, खाली स्थान को विभिन्न डिजाइन से भरना, चमकीले और आकर्षक रंगों का उपयोग करना, तो ये इसकी विशेषताएं। आज मधुबनी कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारतीय लोक कला की महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। एक आपके सिलेबस में है वारली कला, यह भी पूछा जाता है। सरल ज्यामितीय आकृतियों और उसके सांस्कृतिक महत्व की व्याख्या करनी, वारली कला के बारे में लिखना है। तो वारली कला महाराष्ट्र की एक प्राचीन लोक कला है, यह याद रखिएगा, महाराष्ट्र की, ठीक है। और यह मुख्य रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है, यह भी याद रखिए, वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। इस कला की विशेषता यह है कि इसमें सरल ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग किया जाता है। कौन सी सरल ज्यामितीय आकृतियां, जैसे सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर मतलब वृत्त, त्रिकोण, वर्ग। इन आकृतियों से मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधों और दैनिक जीवन के दृश्य बनाए जाते हैं। और वारली कला सामान्यतः सफेद रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। और वो सफेद रंग बनता किस चीज से, चावल के आटे से। याद रखिए, चावल के आटे से सफेद रंग बनाया जाता है और इसे लाल या भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर बनाया जाता है। मिट्टी की दीवार पर गेरू से रंग कर, गेरू लाल रंग का होता है, गेरू से रंग कर सफेद चावल के घोल से आकृतियां बनाई जाती हैं। और इसकी वारली कला की जो मुख्य आकृति कौन सी है, वो है तारपा नृत्य।
ये याद रखिएगा। तो इस कला का सांस्कृतिक महत्व यह है कि यह जनजातीय जीवन, प्रकृति, खेती, त्योहार और नृत्य को दर्शाती है। यह कला प्रकृति और मानव जीवन के सामंजस्य को व्यक्त करती है। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके कोर्स में है, कला के तत्व। कला के तत्व, 6 तत्वों का सविस्तार वर्णन करने को कहा गया है। तो कला के तत्व आधारभूत घटक हैं जिनसे किसी भी चित्र या कलाकृति का निर्माण होता है। मुख्यतः 6 तत्व माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हो गया रेखा, लाइन, और फिर आकार, रूप। इस तरह से ये आपके पास 6 तत्व हैं, इनको आप देख लीजिएगा। तो रेखा मतलब 2 बिंदुओं को जोड़ने से रेखा बनती है और इससे आकृतियों की सीमा और दिशा दिखाई जाती है। आकार मतलब रेखाओं के से बनने वाली द्विआयामी आकृति को आकार कहते हैं। और रूप जो फॉर्म है, जब आकार में गहराई और आयतन जुड़ जाता है तो त्रिआयामी मतलब 3D, और ये हो गया 2D। ठीक है ना। फिर अगला जो तत्व है वो है रंग, कलर। रंग चित्र को आकर्षक बनाते हैं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगला इसमें है टेक्सचर, पोत। यह वस्तु की सतह को, बनावट को दर्शाता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये 6 तत्व कौन कौन से, उनके नाम बताओ। तो ये नोट कर लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतराल मतलब स्पेस, चित्र में वस्तुओं के बीच का खाली स्थान अंतराल कहलाता है। एक और आपके सिलेबस में है कला के सिद्धांत। तो कला के प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट्स का उदाहरण सहित विवरण। तो मित्रों, कला के सिद्धांत वे नियम हैं जिनके आधार पर कलाकार चित्र को संतुलित और सुंदर बनाता है। प्रमुख सिद्धांत है इसमें, पहला है संतुलन, बैलेंस, चित्र के सभी भागों को समानता बनाए रखना। दूसरा इसमें है लय, रिदम, आकृतियों या रंगों की पुनरावृत्ति से गति उत्पन्न करना। और तीसरा है एकता, यूनिटी, तो चित्र के सभी तत्वों का सामंजस्य, प्रमुखता। फिर अगला है प्रमुखता, चित्र के विशेष भाग को अधिक आकर्षण बनाना, ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगला आता है इसमें अनुपात, तो वस्तुओं के सही आकार और माप का संबंध। तो उदाहरण के लिए यदि किसी चित्र में सभी रंग और आकृतियां संतुलित रूप में हो तो चित्र सुंदर और प्रभावशाली दिखाई देता है। अब आपके सिलेबस में जल रंग है। तो जल रंग, वाटर कलर की विभिन्न तकनीकों को समझाना है यहाँ पर। जल रंग पेंटिंग में कई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। टेक्निक्स का, जैसे कि वेट ऑन वेट मतलब गीले पर गीला। इसमें गीले कागज पर गीला रंग लगाया जाता है, इससे रंग आपस में मिलकर मुलायम और धुंधला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। फिर आपने सुना होगा ग्लेजिंग, ग्लेजिंग टेक्निक। इसमें पहले रंग की एक परत सूखने के बाद उसके ऊपर दूसरी पारदर्शी परत लगाई जाती है, इससे रंग गहरा और चमकदार दिखाई देता है। तीसरा है वेट ऑन ड्राई मतलब गीले पर सूखा। तो इन तकनीकों से चित्र में सुंदरता और गहराई आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटिंग में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के ब्रशों की उपयोगिता बतानी है। जो ब्रश होते हैं ना, कितने प्रकार के ब्रश होते हैं पेंटिंग में यूज करते हैं। तो चित्रकला में ब्रश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और विभिन्न प्रकार के ब्रश अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पहले तो आपको ब्रश के नाम पता होने चाहिए। तो पहला हो गया राउंड ब्रश, यह सबसे सामान्य ब्रश है और रेखाएं तथा छोटे विवरण बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर आपका जो ब्रश आ गया फ्लैट ब्रश, इसका उपयोग बड़े क्षेत्र में रंग भरने के लिए किया जाता है। फिर आता है फैन ब्रश, यह पंखे के आकार का होता है और इसे पेड़ पौधों और टेक्सचर बनाने में सहायता मिलती है। फिर आता है लाइनर ब्रश, तो इसका उपयोग पतली और लंबी रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है। तो सही ब्रश का चयन चित्र को सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय कला के विकास में अजंता की गुफाओं का क्या स्थान है। तो मित्रों, अजंता की गुफाएं भारतीय कला और चित्रकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और इनका निर्माण लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच में हुआ था। और इन गुफाओं के दीवारों पर बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक सुंदर चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों में बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। और अजंता जो कि चित्रकला है उसकी विशेषताएं हैं, देखिए यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं। इसमें एक तो सुंदर रेखांकन है, भावपूर्ण आकृतियां हैं, आकर्षक रंग संयोजन है, प्रकाश और छाया का प्रभाव है। अजंता की चित्रकला भारतीय प्राचीन कला की श्रेष्ठ उपलब्धि मानी जाती है और इसने भारतीय कला के विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर क्वेश्चन आता है कि पेंसिल शेडिंग की 5 अलग अलग विधियों का सचित्र वर्णन करें। तो इसमें चित्र भी बनाना होता है, पेंसिल की शेडिंग बतानी होती है। तो पेंसिल शेडिंग चित्र में गहराई और यथार्थता लाने के लिए महत्वपूर्ण टेक्निक है और इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। तो इसमें ये पहले भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसमें हैचिंग आता है, इसमें समानांतर रेखाओं द्वारा छाया बनाई जाती है। और क्रॉस हैचिंग में इसमें एक दूसरे को
काटती हुई रेखाओं में गहरी छाप बनाई जाती है। फिर आता है स्टेपलिंग, इसमें छोटे-छोटे बिंदुओं से टोन और छाया बनाई जाती है। और भी इसमें हो सकता है स्कम्बलिंग भी हो सकता है, गोल-गोल या अनियमित रेखाओं से बनावट और छाया बनाई जाती है। और ब्लेंडिंग, पेंसिल की रेखाओं को उंगली या ब्लेंडर की मिलाकर मुलायम छाया बनाई जाती है। तो इन तकनीकों से, इन टेक्निक से होता क्या है, चित्र में गहराई, आयतन और त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया है कि मधुबनी और वारली कला के बारे में पढ़ लिया है, तो उनका तुलनात्मक विवेचन भी आप कर ही लेंगे अगर आपने वो याद कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, मधुबनी और वारली कला की तुलना करनी है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया ना तो तुलना भी अपना हो जाएगी, दोनों के बारे में लिख देना। जैसे मधुबनी कला के बारे में लिख देना, बिहार के मिथिला क्षेत्र की लोक कला है, कई चमकीले रंगों का प्रयोग होता है, देवी देवता और धार्मिक विषय और जटिल सजावटी डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं। और वारली कला क्या है, वारली कला महाराष्ट्र की जनजाति कला है, सामान्यतः सफेद रंग का उपयोग होता है। प्रकृति और जनजाति जीवन और सरल ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। दोनों कलाएं भारतीय लोक संस्कृति की महत्वपूर्ण पहचान है। फिर मैंने आपको बताया था, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि कैलाशनाथ मंदिर वाला, तो कैलाशनाथ मंदिर को भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार क्यों माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित है और इसे एक ही विशाल चट्टान को काट के बनाया गया है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जिसे ऊर्ध्वाधर खुदाई की टेक्निक कहते हैं। और क्या हुआ था कि इस विशाल मंदिर को बनाने के लिए हजारों टन पत्थर हटाया गया। इसमें सुंदर स्तंभ, मूर्तियां और विशाल प्रांगण बनाए गए हैं। इतनी जटिल संरचना को एक ही पत्थर से बनाना अत्यंत कठिन कार्य था, इसलिए इसे भारतीय इंजीनियरिंग और शिल्पकला का अद्भुत चमत्कार माना गया है। अब रंग विज्ञान से प्रश्न आ सकता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और पूरक रंगों का इनको विस्तार से समझाइए आप। तो समझा देना थोड़ा थोड़ा। प्राथमिक रंग जो प्राइमरी कलर होते हैं ना, लाल, पीला, नीला प्राथमिक रंग है, इन्हें मिलाकर अन्य रंग बनाए जाते हैं, तो प्राथमिक रंग। ऐसे हेडिंग डालना, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर, तो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से बनता है सेकेंडरी कलर। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लाल पीला नारंगी बनेगा, पीला नीला हरा बनेगा, लाल नीला बैंगनी बनेगा। अब आ जाता है पूरक रंग। तो रंग चक्र में जो रंग एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन्हें पूरक रंग कहते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला, नारंगी, पीला, बैंगनी। अब अगला प्रश्न आता है कि विभिन्न प्रकार के कागज, जैसे हैंडमेड कागज, आइवरी, कार्टेज और उनके उपयोग पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले हैंडमेड जो कागज, हाथ से बनाया हुआ जो कागज होता है ना, तो यह मोटा और खुरदरा होता है। इसका उपयोग वाटर कलर और कलात्मक कार्यों में किया जाता है। आइवरी सीट होती है, ये चिकनी और मजबूत होती है, ये चिकनी मजबूत होती है, पोस्टर कलर और चार्ट बनाने में उपयुक्त होती है। और जो कार्टिज पेपर है, यह मध्यम जो है मोटाई का कागज होता है, मतलब ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला। तो स्केचिंग और ड्राइंग के में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि लोक कलाएं किसी समाज की परंपराओं को कैसे जीवित रखती हैं। तो लोक कलाएं किसी समाज की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को दर्शाती हैं। इन कलाओं के माध्यम से त्योहार, रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और लोक जीवन चित्रों में व्यक्त होते हैं। और ये लोक कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती हैं, जिससे समाज की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहती है। इसलिए लोक कलाएं समाज की पहचान और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि एक सफल चित्र संयोजन के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो एक अच्छे चित्र संयोजन के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि चित्र में संतुलन होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मुख्य विशेष स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, रंगों का सही संयोजन होना चाहिए। चौथा, वस्तुओं का अनुपात सही होना चाहिए। पांचवा, चित्र में एकता और सामंजस्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता की फ्रेस्को टेक्निक और वहां प्रयुक्त प्राकृतिक रंगों का विवरण देना है। तो अजंता की गुफाओं में चित्र बनाने के लिए फ्रेस्को तकनीक का प्रयोग किया गया। इसमें दीवारों पर प्लास्टर लगाकर उस पर रंगों से चित्र बनाए जाते थे और इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था, जैसे कि लाल रंग गेरू से, पीला रंग मिट्टी से, काला रंग कोयले से, सफेद रंग चूने से। तो इन रंगों के कारण अजंता के चित्र आज भी सुंदर दिखाई देते हैं। अभी पहले भी प्रश्न आया था, दोबारा फिर आ गया कि अशोक स्तंभ के आधार पर बने पशु, हाथी, घोड़ा, बैल, शेर किन अर्थों को दर्शाते हैं। तो अशोक स्तंभ के आधार पर जो चार पशुओं की आकृतियां बनी है ना, उसमें हाथी बना हुआ है। हाथी शक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तो कभी एक नंबर में आ गया, हाथी किस चीज को दर्शाता है, तो शक्ति, ताकत को, बल को और बुद्धिमत्ता को। फिर घोड़ा, घोड़ा किसको दर्शाता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो गति हो गई और प्रगति हो गई, ठीक है ना।
बैल, बैल परिश्रम करता है, खेतों में मेहनत करता है, परिश्रम को दिखाता है, शक्ति भी होती है बैल में, गाड़ी भी खींच लेता है वो तो। शेर, शेर जो है साहस और सत्ता का प्रतीक है। तो ये सभी पशु धर्म और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मृति चित्रण, मेमोरी ड्राइविंग में सफलता पाने के मुख्य सूत्र क्या हैं? तो स्मृति चित्रण में सफलता के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, वस्तुओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना। दूसरा, कल्पना शक्ति का उपयोग करना, वस्तुओं का सही अनुपात बनाए रखना और नियमित अभ्यास करना। फिर एक क्वेश्चन है कि पेंटिंग की तकनीकी शब्दावली, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा, इसको बताओ ये क्या चीज, क्या वर्ड है? तो ह्यू का मतलब है रंग का मूल स्वरूप या नाम, जैसे लाल, नीला, पीला, ये ह्यू है। फिर आता है वैल्यू, रंग का हल्का या गहरा होना वैल्यू है। और क्रोमा क्या है? रंग की तीव्रता, चमक को क्रोमा कहते हैं। फिर आया कि कला में वैपरीत्य, कंट्रास्ट, आपने सुना कंट्रास्ट, तो बल और का क्या अर्थ है? तो इन दोनों चीजों का अर्थ क्या है? तो वैपरीत्य यानी कि कंट्रास्ट जो है, जब दो अलग अलग तत्वों जैसे हल्का गहरा या बड़ा छोटा का अंतर दिखाया जाता है तो उसे वैपरीत्य, कंट्रास्ट कहते हैं। और अब इसमें बल क्या हुआ? तो चित्र के किसी विशेष भाग को अधिक आकर्षक बनाना बल कहलाता है। इससे दर्शक का ध्यान उसी भाग पर जाता है। एलोरा के मंदिर की मूर्ति कला का एक विस्तृत लेख, ये तो ऊपर आ गए हैं सारे क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हुआ ये। तो एलोरा की गुफाएं भारतीय शिल्प कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इन गुफाओं में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां बनाई गई हैं। तो यहाँ मूर्ति कला में देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और धार्मिक विषयों का चित्रण किया गया है। मूर्तियां अत्यंत सुंदर और जीवंत दिखाई देती हैं। कैलाशनाथ की मंदिर की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान शिव, पार्वती और अन्य देवताओं की आकृतियां बड़ी कुशलता से बनाई गई हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि एलोरा की मूर्ति कला भारतीय कलाकारों की उच्च टेक्निक क्षमता और कलात्मक प्रतिभा को दर्शाती है। फिर क्वेश्चन आता है कि ऑयल पेस्टल रंगों की विशेषताएं और इन्हें इस्तेमाल करने की विधि। ऑयल पेस्टल ये छूट गया था, लास्ट में आ गया। तो इनकी जो विशेषताएं हैं, ये मुलायम और चमकीले रंग होते हैं। इनसे कागज पर आसानी से रंग भरा जा सकता है। ये जल्दी सूखते नहीं हैं। रंगों को आसानी से मिलाया जा सकता है। इनका उपयोग कैसे करेंगे? पहले हल्की स्केचिंग करेंगे, फिर ऑयल पेस्टल से रंग भरेंगे, रंगों को उंगली या टिश्यू से मिलाकर शेडिंग बनाएंगे। अंतिम प्रश्न है, आज के डिजिटल युग में पारंपरिक भारतीय कलाओं जैसे मधुबनी को सीखने की आवश्यकता क्यों है भाई? क्यों, जबकि डिजिटल युग है? तो डिजिटल युग में पारंपरिक भारतीय कलाओं को सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलाएं हमारी संस्कृति, परंपरा और इतिहास की पहचान है। अब पहचान है तो क्या? मधुबनी, वारली, अन्य लोक कलाएं हमें अपनी जड़ों से जोड़ती हैं। इन्हें सीखकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा इन कलाओं के माध्यम से कलाकार रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर सीखा हुआ हो कोई तो, है ना। इसलिए आधुनिक समय में भी पारंपरिक भारतीय कलाओं का महत्व बना हुआ है। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने रंजन कला के सागर को एक गागर में भर लिया है। यह प्रश्नों का बैंक आपकी जीत का मंत्र है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें और अपने नोट्स का मिलान करें। अगर आपको आज की मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो पेंटिंग के पेपर से डर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास आपसे मिस ना हो। याद रखिए, आपकी सफलता ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। बोर्ड परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।